हमने अभी तक यूं समझिए कि कितने फिजिक्स में 4 चैप्टर्स डेवलप किए हुए हैं। हमने चारों बेस क्वांटिटीज अच्छी तरह से डेवलप करके इनके साथ एसोसिएटेड दो कम से कम डिराइव्ड क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई थी। यहां तक आपका सारा नोट्स डेवलप किए गए, फिर वर्कशीट्स डेवलप की गई, उनकी डिस्कशंस हुई। अभी रिसेंटली आपका जब एग्जाम हुआ, सेशनल हुआ, तो सेशनल के अंदर भी आपके आई थिंक जो सैटरडे वाली क्लास है उसमें सर उसामा ने आपको उस सेशनल की सारी प्रॉब्लम्स करवा दी होंगी। ठीक है, अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वैसे तो आपके पास ऑप्शन ये हैं कि आप क्लास के बाद रुक जाया करें, जो भी आपने रिमेडियल करना है अपने इंडिविजुअल बुनियाद के ऊपर आप मेम्ब्रेन से बात कर सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करवा सकते हैं। सर आसिम अवेलेबल होते हैं, उनसे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करा सकते हैं। इवन सर उसामा से भी आप अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल फिर भी आई एम ऑल्सो अवेलेबल। अभी भी अगर आपको में से किसी को लगता है कि सर उस सेशनल के अंदर कुछ सवाल ऐसे थे जो हमें नहीं समझ आ रहे थे, इवन प्रॉब्लम्स कराने के बावजूद भी हमें नहीं समझ आए, तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं उस टेस्ट की प्रॉब्लम्स में कोई भी अगर सवाल ऐसा है जिसमें आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या परेशान हैं, तो आप पहले वो टेस्ट निकाल लीजिए। आप में से अगर किसी को लगता है कि कोई सवाल हमने पूछना है सर जी अभी, तो आप वो सवाल उसमें से पूछ सकते हैं। मैं भी इसके बाद कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। फिर एनीवन प्लीज चेक कर लीजिए, आप उस टेस्ट को एक्सप्लोर कर लें। अगर आपके पास बैग में मौजूद है आप उसको निकाल सकते हैं, और आप उसको निकाल कर अपनी कोई गलती अगर अभी भी है तो उसको देख सकते हैं। चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। एनीवन जी बेटा, क्वेश्चन नंबर जैसे दिखाएंगे 4 एमसीक्यूज का पढ़े जी जरा। क्वेश्चन नंबर 4 सबके सब मैं बोल देता हूं, जरा सुन लीजिएगा आप लोग। द मास ऑफ अ फुल बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल इज 1.30 kg। किस चीज का मास बताया जा रहा है? यहां ना सवाल में 2 इश्यूज हैं। एक तो सवाल में लफ्जों का हेर फेर है, और दूसरा इसके ऑप्शंस गलत है। मैंने क्लास में आके कहा था कि आपको अगर कोई और ऑप्शन ठीक लगता है आप उसका आंसर निकालकर ई बना के लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि ए, बी, सी और डी में से आंसर गलत हैं, तो मैंने क्लास में अनाउंस किया होगा कि क्या करिए, इफ यू थिंक द आंसर इज समथिंग एल्स, तो क्या करें, अपना आंसर निकालकर ई लिख दीजिए। देखते हैं कि आपने आंसर क्या निकाला क्या नहीं निकाला। अब सुने चल क्या रहा है सवाल में। छोटी सी टेक्निकल बात है, बस आपने वो पिक करनी है। क्या करना है जी? एक छोटी सी टेक्निकल बात पिक करनी है। क्या? द मास ऑफ अ फुल बॉटल ऑफ कुकिंग ऑयल इज 1.30 kg। तो ये किस चीज का मास बता रहा है? वो ऑयल का या बॉटल का या बॉटल एंड ऑयल का? ये बॉटल प्लस बॉटल के अंदर ऑयल भी पड़ा है, दोनों का कुल मिला के मास बताया जा रहा है कितना? 1.30 kg। तो चलो जी मिसाल लेते हैं। इसके अंदर ना आपने यूं लिक्विड जो क्या हुआ है, फिल हुआ है। इसका मास कितना है जी? 1.30 kg। ओके, डन हो गया। अब क्या करें? इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन है? दिस इज क्या? दिस इज बॉटल का वजन प्लस ऑयल का वजन मिलाकर है। फिर वो कहता है व्हेन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ऑयल हैज बीन यूज्ड। क्या क्या? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ऑयल हैज बीन यूज्ड, द मास ऑफ द बॉटल प्लस द रिमेनिंग ऑयल इज 0.80 kg। अब क्या सिचुएशन है? अब सर जी वही ड्राइंग है, कोई बॉटल शॉटल सी है। अब क्या हुआ है? कितना आपने इसमें से इस्तेमाल कर लिया जी? आधा। जब आपने आधा इस्तेमाल कर लिया, अब कितना मास है? 0.80 kg। अब ये किस किस का है? ये मास है सर जी बॉटल का प्लस हाफ ऑयल का। ऐसे ही है ना, या नहीं? आपने आधी बोतल भी खर्च दी है या सिर्फ आधा ऑयल खर्चा है? सिर्फ आधा ऑयल निकाला है। आधा ऑयल निकालने से मास में कितना फर्क पड़ा? तो 0.50 kg किसका मास है? हाफ ऑयल का। किसका? यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बोतल में से सिर्फ क्या निकाला गया है? आधा ऑयल निकाला गया ना, आधा ऑयल यूज हो गया। व्हाट इज द मास ऑफ हाफ ऑयल देन? यहां से आपका जवाब स्टार्ट होता है सर जी मास ऑफ हाफ ऑयल। बोतल का मास नहीं बता रहा, बोतल पहले भी थी अभी भी है, सिर्फ पहले लिक्विड भी था अब आधा लिक्विड है।
तो आपने इधर से जब आप इधर गए तो आपने बोतल में से क्या निकाल दिया है? हाफ ऑयल निकाल दिया है। तो कितने मास में फर्क पड़ा है? 0.50 का फर्क पड़ा है। तो 0.50 किस चीज का मास है? आधे ऑयल का मास है। ओके, सवाल है व्हाट इज द मास ऑफ द ऑयल इन फुल बॉटल? आधे ऑयल का मास कितना है? 0.50। तो फिर फुल ऑयल का मास कितना होगा? 1.0 kg। किधर है वो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ना डी में है। तो आपको ई ऑप्शन एक बनाना चाहिए था और वहां क्या लिखना चाहिए था? 1.0 kg जी लिखा हुआ। तो आप जिसने चेक किया वो आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आप में से किस किस का नंबर काटा है ई फॉर 1.0 kg पर? किसको ई फॉर 1.0 kg पर मार्क्स मिले हैं? बहुत सारे लोगों को मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो आपको नहीं मार्क मिला तो आप चेक कर लीजिएगा कि क्यों नहीं मिला। बहरहाल दिस इज द मास ऑफ हाफ ऑयल। दोनों को माइनस करें, आई बिलीव इट इज 0.50 kg एंड देन जस्ट द मास ऑफ क्या? फुल ऑयल, जस्ट ऑयल का टोटल इट विल 1.00 kg। और किसी सवाल में किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करे जी। चेक कर लें बच्चों आगे किसी भी सवाल में अगर आपको लगता है कि सर हमें डाउट हो रहा था तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्योरी में कोई क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएं जी। थ्योरी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का पार्ट 2, क्वेश्चन 1 ए पार्ट 2। जरा थ्योरी का क्वेश्चन 1 सुने। In an experiment to find the density of some oil, क्या निकालना है? In an experiment to find the density of some oil, a student takes the following readings. क्या readings हैं? गौर से मेरी बात सुनिए। Mass of empty measuring jug. Empty jug का mass कितना है? 610 ग्राम। कितना? जब बिल्कुल खाली है जग, पानी नहीं है, जग ये सिर्फ 610। Mass of jug containing 500 cm cube of oil is 650 grams. तो एक बात बताएं, what is the mass of the oil? 610 जग का था, जग में ऑयल डाला तो 650 हो गया। कितना है ऑयल का मास? ऑयल का मास is 40 grams. फिर how could the volume of oil be more accurately measured? क्या? More accurately measured. अंडरलाइन कर लेते हैं इस लफ्ज को, more accurately को। यहां उसने वॉल्यूम कैसे मेजर किया? जग के अंदर। तो जग कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूम मेजर करने का, या उससे भी ज्यादा कोई बेहतर इंस्ट्रूमेंट है वॉल्यूम मेजर करने के लिए? मोर एक्यूरेटली मेजर करने के लिए आई बिलीव इट शुड बी द मेजरिंग सिलेंडर। क्या? कोई मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमें। वी शुड रिप्लेस मेजरिंग जग बाय मेजरिंग सिलेंडर जी। असल में ठीक है, वो कहते हैं सर जी यहाँ पे पैरेलैक्स एरर, लेकिन पैरेलैक्स एरर तो मैं तब लिखूं जब हो रहा हो और मैं कहूं जी ना करो। क्या हो रहा हूं? सवाल में अगर तो पैरेलैक्स एरर हो रहा था और मैं कहूं जी अब आप पैरेलैक्स एरर मत कीजिएगा तो इंप्रूव हो जाएगा। आप जरा सवाल पूरा सुने। हाउ कुड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल बी मोर एक्यूरेटली मेजर्ड देन विद द मेजरिंग जग? हाउ कुड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल be more accurately measured than with क्या? the measuring jug. तो comparison is with क्या? with the measuring jug. तो अगर measuring jug में आप parallax error mention करते हो तो parallax error तो measuring cylinder में भी हो सकता है, parallax error तो कहीं पे भी हो सकता है। तो parallax error का तो जवाब नहीं बनता। जवाब ये बनता है कि measuring jug के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाई जाए, मतलब measuring jug की जगह क्या किया जाए, उसकी जगह ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए, जो कि मुझे लगता है कि मेजरिंग सिलेंडर होगा, या क्या पता बहुत आगे जाके पढ़ेंगे ब्यूरेट होगी। खैर मैं ब्यूरेट तक नहीं जाना चाहता, मेजरिंग सिलेंडर ही सबसे बेहतर या इस वक्त जग से तो बेहतर इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी कहां से आएगी? मेजरिंग सिलेंडर इज अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए। 4C1, क्वेश्चन नंबर 4C के 1 पे जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 4C1, 4 के C का 1 तो आई कोई नहीं, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 जी। Some water is poured onto a plastic tabletop. Some water is poured onto a plastic tabletop, forming a puddle.
The same volume of water is poured into a plastic dish which is placed alongside the puddle. This is illustrated in figure 7.1. Both lots of water begin to evaporate. Okay, जी दोनों में evaporation हो रही है. In terms of the behavior of molecules, describe what happens during the process of evaporation. क्या मैंने आपसे ये पूछा है कि दोनों को कंपेयर करें? क्या सवाल ये है? क्यों नहीं है? क्योंकि जिस दिन टेस्ट लिया गया था उस दिन शायद आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन नहीं पढ़ाए गए थे, उससे अगले दिन पढ़ाए गए थे. याद आ रहा है आपको कि सरफेस एरिया ज्यादा करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का जो एक्सपोजर है टू द सराउंडिंग्स या सरफेस वाले मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे. इसलिए इसका पार्ट 2 उड़ा दिया गया. पार्ट 2 में सवाल असल में क्या था कि जी कंपेयर करें किसमें इवेपोरेशन जल्दी होगी और किसमें इवेपोरेशन लेट होगी. तो मैंने वो सवाल तो नहीं दिया. मैंने सवाल क्या दिया है? बोथ लॉट्स ऑफ वाटर बिगिन टू इवेपोरेट. दोनों को दोनों उड़ते हैं. दोनों उड़ते हैं, डन हो गया. अगर दोनों उड़ते हैं तो इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स का क्या बिहेवियर होगा? डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. क्या होता है? जो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं किधर? ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो क्या करते हैं? दे लीव द सरफेस एंड दे एस्केप द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड दे गो इनटू द वेपर फेज या वेपर स्टेट में चले जाते हैं, लीविंग बिहाइंड क्या? लोअर एनर्जी मॉलिक्यूल्स. आई थिंक दिस इज इनफ. पढ़े सर. मुझे इसकी मार्क्स स्कीम देंगे सर सबूत? मार्क्स स्कीम अगर आपने इसकी बनाई हुई है फिजिक्स की, ओ लेवल के फिजिक्स की टेस्ट की, तो निकालें प्लीज. नहीं, पहला जुमला दोबारा पढ़ें. वाटर लिक्विड इज हीटेड एट रूम टेम्परेचर. है whatever the water or liquid, is it heated at room temperature? किसने हीट किया इसको? वो तो मेंशन करने की जरूरत ही क्या है? हीटेड तो तब कहेंगे जब आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स उसको हीट किया है. ये तो जुमला मेंशन करने की जरूरत नहीं है. द वाटर इज एट शुरू में तो मैंने आपको क्या कहता, टोटल कितनी है? 7 में से हमने कितनी पढ़नी है? 5. 2 तो हमने कहा हमारे सिलेबस में डिस्कस ही नहीं होंगी. कौन कौन से वाली डिस्कस नहीं होगी? मोल्स, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाली डिस्कस नहीं होनी, वो केमिस्ट्री में होगी. और 7वीं लाइट की इंटेंसिटी वाली जो है वो भी हमारी डिस्कस नहीं होनी. तो हमने कहा 5 डिस्कस होंगी. कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिकल करंट. तो लो जनाब साहब, आज का चैप्टर डेवलप हुआ चाहता है. आज मैं आपको क्या पढ़ाना चाहूंगा? आज मैं आपको 5वीं बेस क्वांटिटी और उसके साथ एसोसिएटेड 1 या 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ाने की कोशिश करूंगा. और इन तमाम इस तरह से टॉपिक को डिजाइन करने का जो मेरा मकसद है वो मैं आपको बताता चलूं कि इसके बाद मैं चाहूं तो इलेक्ट्रिकल करंट की बुनियाद पर इलेक्ट्रिकल फिजिक्स स्टार्ट कर लूं. मैं चाहूं तो टेम्परेचर की बुनियाद पर थर्मल फिजिक्स वाला सेक्शन स्टार्ट कर लूं. मैं चाहूं तो लेंथ और टाइम वाले की बुनियाद पर मैकेनिक्स, वो काइनेमैटिक्स स्टार्ट कर दूं. तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को, पहला चैप्टर ऐसे इसलिए कंपोज किया कि मैं इसके बाद अपनी मर्जी से, मतलब चूंकि एक तो है भी आप फाइनल ईयर वाले हैं, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि नहीं इनको तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इनका सिलेबस ही नहीं है, ठीक है, इनका तो थर्मल फिजिक्स इनका सिलेबस ही नहीं है. तो अगर O1 वाले होते तो मैं उनको इस तरह से शायद ना पढ़ा रहा होता. आपको पहले, अभी जब मैं ये इलेक्ट्रिकल करंट या इसकी क्वालिटी खत्म कर लूंगा, पता मैं क्या करूंगा? मैं शायद एक स्टेटमेंट ये दूं कि मेरी तरफ से फिजिक्स खत्म. फिजिक्स यही है ना भाई. फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स बेस क्वांटिटीज होती हैं और उनके साथ एसोसिएटेड ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं. तो मैं तो कहूं भाई बेस क्वांटिटीज भी हो गई हैं, उनके साथ एसोसिएटेड ड्राइव क्वांटिटीज भी हो गई हैं, लेकिन उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है. क्या हुआ? ये जो अभी आप कर रहे हैं, हर टॉपिक के साथ, हर क्वांटिटी के साथ हम वो क्वांटिटीज कंप्लीट नहीं कर रहे. हम हर क्वांटिटी का क्या कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. तो आई बिलीव अभी जब ये करंट स्टैंड खत्म होगा तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स खत्म होगी कि फिजिक्स में क्या कुछ है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, किस किस तरीके से हमने उसको पढ़ना है, फार्मूले कैसे डेवलप करने हैं, यूनिट्स कैसे डेवलप करनी है, सवाल कैसे डेवलप होगा, जवाब देने के लिए क्या सोचेंगे. तो मैं समझता हूं कि जब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा तो मैं ये कहने के काबिल हूंगा कि मैंने फिजिक्स की बुनियादें बना दी हैं. मैंने आपके लिए फिजिक्स की जो बुनियाद बनानी थी
जिसके ऊपर हम अभी फिजिक्स की बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो मैं कर चुका हूं। तो एक काम करते हैं, बुनियाद को फाइनल टच देते हैं। बुनियाद के फाइनल टच में जैसे हमने कहते हैं 5 पिलर्स ऑफ व्हाट, आपने वो तो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, अभी मेरे पास क्या है 5 पिलर्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के 4 पिलर मैं खड़े कर चुका हूं, 5वां पिलर अभी मैंने खड़ा करना है, और 5वें पिलर के बाद क्या होगा, फिर असल बिल्डिंग बनना स्टार्ट होगी। तो दैट इज 5th पिलर ऑफ फिजिक्स, व्हाट इज इट, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट। हेलो जी, आज का ये टॉपिक है भाई। ऊपर वाला बेशक मत लिखिए, ऊपर वाला काम बेशक मत लिखिए, सीधा सीधा क्या कीजिए, अगले पेज पे चले जाएं, जहां पे भी आपके लास्ट लेक्चर के नोट्स खत्म होते हैं उससे अगले पेज पे चले जाएं, और वहां जाके दोबारा पेज के हेडर पे बेशक इस तरह की हेडिंग दें, और बेस क्वांटिटी के नीचे क्या लिखेगी, 5वीं बेस क्वांटिटी पढ़नी है, कौन सी, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट। एंड अगर इसके साथ ही मैंने कोई डिराइव्ड क्वांटिटी भी पढ़ानी है तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं सबसे पहले जो डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़ाना चाहूंगा वो कौन से वाली है जी, दैट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। हेलो जी, सो क्या बात है जनाब साहब, इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज मैंने इकट्ठा ही लिख दिया है। अब आपसे एक सवाल है, मैंने ये इलेक्ट्रिकल करंट का जिक्र आपके साथ किया हुआ है पहले भी कहीं, कहां जिक्र किया हुआ है, आई थिंक ये तो मैंने केमिस्ट्री में कहीं जिक्र किया था, किधर, आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ा रहा था या क्या हो रहा था, हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स थी कि और किसी चीज की चल रही थी, मेटल्स की चल रही थी। ओके, मुझे अगर प्लीज वो कॉपी दिखा दें, आई जस्ट वांट टू सी कि आपने केमिस्ट्री में करंट के हवाले से क्या लिखा हुआ, प्लीज अपनी केमिस्ट्री की कॉपी निकाल के दे दें कोई, जहां पे भी आपने दिखाएं। उठ के आ जाए, उठ के आ जाए, उठ के आ जाए। आपका केमिस्ट्री में आखिरी पेज पे क्या चल रहा था जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स चल रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चल रहा था बच्चों, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में आपने क्या लिखा हुआ है, पहले तो आपने कहा हाउ डू दे एग्जिस्ट, कुछ जुमला बनाए, हाउ डू दे एग्जिस्ट, क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड, वो जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे उसे में कहते हैं फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या वो हर वक्त मूव करते रहते थे, नहीं, कब, जब आप उस तार के इर्द गिर्द क्या लगाते थे, हमने की कहा था जी क्या होता है, जो बैटरी शैटरी लगा दें किसी तार के इर्द गिर्द तो व्हाट हैपेंस, उसके पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और उसके नेगेटिव टर्मिनल ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को खुद से रिपेल करना है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक मूवमेंट मिल जाएगी, कहां से कहां, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इलेक्ट्रॉन्स की इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इस मूवमेंट को हमने पढ़ा हुआ है कि द ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज क्या, द इलेक्ट्रिकल करंट। और वहां पे आपने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज है, सर जी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल ये है, इसकी यूनिट ये है। मैंने तो वहां अच्छा खासा पढ़ाया हुआ, मैंने तो वहां बेटा जी कोई सर्किट भी ड्रॉ किया हुआ है, क्या किया हुआ है, मैंने तो वहां सर्किट भी ड्रॉ करके हाँ एंड पे लिखा था फर्दर डिटेल विल बी इन द इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। तो देखते हैं कि वहां पे हमने कितनी डिटेल डेवलप की है और कितनी डिटेल नहीं डेवलप की। बहरहाल इतनी बात तो मैंने वहां पे लिखवाई भी है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज है, बेस क्वांटिटी है, आपको पता है, उसका सिंबल क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और हाँ उसका कोई फॉर्मूला है या नहीं है, मैं इसके ऊपर आज के लेक्चर में बात करना चाहता हूं। वैसे तो हमने कहा है कि फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए होता है, बेटा पीछे दे दो, हमने पढ़ा था फॉर्मूला बेस क्वांटिटीज का तो होता ही नहीं है, फॉर्मूला तो किसका होता है, फॉर्मूला तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का होता है। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला शर्मूला है या नहीं है, या क्या गलती है या क्या मसला है, उसको डिस्कस करेंगे। लो जनाब साहब, इलेक्ट्रिकल करंट के साथ कुछ बातें लिखवाना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे,
इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज है जी? आपने जो केमिस्ट्री में लिखा था क्या, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ऐसे बात बताऊं आपको, ये जो करंट का लफ्ज है, इलेक्ट्रिकल तो साथ में लगा दिए, जस्ट करंट, ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी कभी इस्तेमाल हो सकता है जी। करंट का लफ्ज होता है मेरे ख्याल से कहां पे, वाटर करंट, बड़ी मैं वाटर करंट, जब वाटर मूव कर रहा होता है तो उसकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? वाटर करंट। समटाइम्स एयर में भी कहते हैं एयर करंट्स। एयर करंट्स क्या होता है? जब एयर मूव कर रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एयर करंट। मुझे लगता है कि जो करंट का वर्ड है, हाँ हमने आज तक शायद आप लोगों ने बेशक बिजली के साथ इस्तेमाल किया हो कि इलेक्ट्रिकल करंट, मैंने इसलिए स्पेसिफाई कर दिया कि मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं अभी एयर करंट नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी वाटर करंट नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा रहा हूं। क्यों? बिकॉज मैं समझता हूं करंट किसी भी चीज की मूवमेंट को कहते हैं। हाँ, जब चार्जेस मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, तो मैं उसको इलेक्ट्रिकल करंट कहूंगा। बाहर अगर मैं कहूं जी वहां पे पानी चल रहा है तो दैट विल बी वाटर करंट, ठीक है। मैं अगर कहूं जी हवाएं चल रही हैं तो आप उसको विंड कहते हैं। विंड के लिए एक और नाम भी होता है, क्या? एयर करंट भी उसको कहते हैं, एयर करंट्स, ठीक है। लेकिन हमारे लिए, हमारे सिलेबस में हमें पता है, आपको पता है कि करंट का लफ्ज सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्ट्रिकल करंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किसके लिए बच्चों? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फ्रॉम विच टर्मिनल टू विच टर्मिनल? आई थिंक दैट वाज negative terminal of the battery was repelling the electrons and positive terminal of the battery was attracting the electrons. तो आई मस्ट से केमिस्ट्री में जो जुमला पढ़ा है वहां से अगर मैं अपनी बात स्टार्ट करूं तो किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? खैर, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इसके बाद क्या क्या बात करेंगे। पहली बात क्या करें, आपको मालूम है फिजिकल, मुझे लिखने की लिखने की जरूरत है कि फिजिकल क्वांटिटी है, फिर ये बेस क्वांटिटी है, फिर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, फिर इसकी कोई ना कोई केमिस्ट्री है। खैर देखते हैं मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। लिखें याद रहे इसके बाद सबसे पहले लिखें सर जी ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसको हम क्या कर सकते हैं? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। और मेजर करने के लिए क्या होता है? कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? एमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। क्या देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, अगली बात क्या लिखें? पर कैसे लिखें? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? दैट कैन बी मेजर्ड इफ इट कैन बी मेजर्ड, तो इसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? बच्चों बातें नहीं करो प्लीज, इधर ध्यान दो सबके सब। हमने कहा सर फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड बाय क्या? बाय व्हाट? जैसे भी हर इंस्ट्रूमेंट को या हर क्वांटिटी को मेजर करने का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहां पर भी इनको मेजर करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। इमरान भाई ये जरा सर बिलाल को दे दें 7th क्लास में, पढ़े पीछे भिजवा दो। दैट कैन बी मेजर्ड बाय क्या? बाय अ मेजरिंग सिलेंडर। हाँ आरएस कहता है सर, हाँ मेजरिंग सिलेंडर से क्या मेजर करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर से क्या मेजर करते हैं? उससे वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो करंट अगर हमने मेजर करना है तो जाग के बैठिए प्लीज। दैट कैन बी मेजर्ड बाय व्हाट? नॉट अ मेजरिंग सिलेंडर बट क्या? एन एमीटर, बाय एन एमीटर। अब ये जो एमीटर है, एमीटर की क्या साइंस है? सर जी इसका पास एक सर्किट सिंबल हमें पता है, क्या? ए लिखा होता है और उसके बाद एक दायरा लगा होता है, समथिंग लाइक दिस। इसकी फर्दर साइंस अभी समझने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज एमीटर? दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर के सर्किट का सिंबल क्या है? गोल दायरा बनाया, गोल दायरा बनाकर उसके अंदर ए लिखा, ए लगाकर 2 लाइनें लगा दी, बस इतना हमें पता है। असल में मशीन कैसी है
ये डिजिटल होगी या ये एनालॉग होगी, ये कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बाद में जाके देखेंगे। ओके, पहली बात मैंने कही थी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज एमीटर एंड दिस इज किसी मसला इस बात। ओके, आगे चलते हैं। एमीटर अब सर्किट्स में कैसे इस्तेमाल होता है वो तो जब मैं सर्किट बनाऊंगा तभी बताऊंगा ना, ठीक है। पहली होगी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात पर आए, दूसरी बात क्या फिजिकल में बेस है ड्राइव्ड है, इट्स अ बेस क्वांटिटी। ओके जी, इफ इट इज अ बेस क्वांटिटी देन व्हाट? बेस क्वांटिटी के साथ क्या पढ़ा आपने सबसे पहले? सर जी बेस क्वांटिटी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, ठीक है जी, उसको हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका हमें फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमें बचपन से वैसे ही पता होता है। कैसे पता होता है? लेंथ के बारे में किसी क्लास में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बच्चे को पता होता है कि यार फलानी चीज की लेंथ कितनी है, तो लेंथ का मतलब उसको पता है कि दीवार की लेंथ कितनी है, तो मेरी अपनी लेंथ कितनी है, तो दरवाजे की लेंथ कितनी है, तो लेंथ के हिसाब किताब मीनिंग बच्चे को, मैथ्स का मीनिंग बच्चे को पता होता है, ठीक है, टाइम का मीनिंग बच्चे को पता होता है, टेम्परेचर हीट के साथ ताल्लुक, ये तमाम वो बातें हैं जो बच्चा बचपन से सुनकर बड़ा होता है। इलेक्ट्रिकल करंट का मीनिंग भी बच्चे को पता होता है। क्यों? बच्चा खेलते खेलते सबसे पहले क्या खेल खेलता है? ये सॉकेट के अंदर उंगलियां डालने वाला खेल खेलता है, ठीक है जी। उसको इतना सुथरा मतलब उसका समझ आता है कि वो दोबारा जिंदगी में कभी ये खेल नहीं खेलता, चाहे जितना भी छोटा बच्चा हो, ठीक है। सो उस खेल में क्या मतलब है? किसने खेल खेला है? उंगलियां सॉकेट में डालने वाला खेल। एनीवन जी, क्या मतलब समझ आया आपको इलेक्ट्रिकल करंट का? है जी, मजा आया? जाए जरा दोबारा उंगलियां डालें, मजा आएगा आपको फिर से। ये सामने सॉकेट है जी, है जी, मजे से कोई नहीं आते भाई। करंट लगता है, क्या लगता है जनाब साहब? करंट जब लगता है तो बड़ा क्या फीलिंग सी है उसकी आई डोंट नो उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस फीलिंग को। हाँ बस करंट लगता है सर। क्या होता है? करंट लगता है। अब वो करंट लगते वक्त आपकी बॉडी कैसे ब्रर करके मूव करती है, या आप आवाज कैसी किस्म की निकालते हैं? आई, हाँ जी, आई का एक मतलब भी आगे है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। नहीं, मुझे उसकी बायोलॉजी नहीं सीखनी कि करंट लगने से बायोलॉजी उसके एक एंड पे भी है, बंदा 6 फुट नीचे चला जाता है, ठीक है, हाँ जी, 6 फुट अगर मर जाए, 10 फुट नीचे कब्र कितनी गहराई में होती है? 10 फुट, चलो 10 फुट गहरी कब्र में चला जाता है, ठीक है। और वैसे एक और कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है इसको हैंडल करना। अक्सर लोग कहते हैं जिसको करंट लगा हो ना उसको जमीन में दबा देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। करंट का सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? ठीक है, नहीं मारना नहीं, उसको दफनाना नहीं, उसको रेत के अंदर दबा देना है, सांस लेने की इजाजत देनी है उसको, सर उसका बाहर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सर भी अंदर दबा दिया तो फिर वो पका पके अंदर चला जाएगा। उसको अगर बचाना है तो इसको ताजा ताजा करंट लगा हो, ठीक है। मैंने वैसे कभी ये प्रोसीजर किया भी नहीं और देखा भी नहीं, मैंने बस पढ़ा है, किसी किताब में लिखा था जिसको ताजा ताजा करंट लगाए और वो अभी बेहोश है और अभी मरा नहीं है, तो आपको अगर उसको फर्स्ट एड देनी है तो उसको फर्स्ट एड क्या देनी है? खड्डा खोदना है। अब खड्डा खोदने में कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, मजदूर बुलाने पड़ेंगे, वहां पे आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है कि आप उसका खड्डा खोद सके, और खड्डे में उसको लिटाकर दफनाकर उसकी पूरी बॉडी को मिट्टी से कवर कर देना है ताकि उसकी टॉपिक आगे अर्थिंग हो जाए। क्या हो जाए? अर्थ उसकी बॉडी में से सारे करंट को, ये सारे चार्ज को वापस, खैर मैं अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है कि मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन बहरहाल वो तो एक आपका मजाक था कि सर मजे आते हैं, वो मजे फिर 6 फुट नीचे जाकर आते हैं, ठीक है। सो क्या बताना चाह रहा था कि जो करंट का जो मतलब है, करंट का मतलब आई डोंट थिंक के, वैसे जब मैं अभी पढ़ाऊंगा तो उसकी पूरी वो कहेगा जी नहीं इसका फॉर्मूला बनाए, और किसी बेस क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला बनाया कि नहीं बनाया, इसका मुझे शायद फॉर्मूला बनाना पड़ जाए, और किस मजबूरी के तहत बनाना पड़ेगा वो मजबूरी अभी खुद ब खुद जो है वो आपके सामने डेवलप हो जाएगी। बहरहाल मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, इफ इट्स अ बेस क्वांटिटी तो इट इज क्या, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। कैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कैसे कह दूं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है? बिकॉज जब लेंथ पढ़ाया था तो लेंथ को समझाने के लिए क्या लिखा था? इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या, बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस को क्या कहा था? इज द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब मैथ समझाया था तो क्या कहा था? इट्स द व्हाट,
इज अ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, तो मैटर क्या था? एनीथिंग दैट हैज मास। टाइम समझाया था तो क्या कहा था? व्हाट इज टाइम? इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। व्हिच इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स? टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। टेम्परेचर समझाया था, इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट डिफाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस? इज द टेम्परेचर। तो हॉटनेस कोल्डनेस टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या है? वो हॉटनेस कोल्डनेस है, ठीक है। फिर अगर करंट समझाऊं तो करंट क्या है? इट्स द मूवमेंट ऑफ क्या? चार्जेस। व्हाट? इट इज द मूवमेंट ऑफ, व्हेन द चार्जेस मूव दे कॉज करंट, है जी। तो चार्जेस की मूवमेंट की वजह से करंट होता है, या करंट चार्जेस की मूवमेंट को कहते हैं। चार्ज जब मूव करता है तो करंट बन जाता है, वो एक ही तरह की चीज है, दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। लेकिन बहरहाल यहां से ना मैं चार्ज एक अलग क्वांटिटी बनाऊंगा। देखते हैं कि मैं टॉपिक को कैसे आपके सामने डेवलप करता हूं और कैसे नहीं। मैं जो बुनियादी बात लिखवाना चाह रहा हूं वो ये है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट के साथ आपने लिखा कि व्हाट इज इट? इट इज अ बेस क्वांटिटी। तो दिस बेस क्वांटिटी इज क्या? इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अभी देखते हैं कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और कितना नहीं है। तो मैं यहां पे सबसे पहली बात क्या लिखूंगा? इट्स अ बेस क्वांटिटी दैट इज नहीं, दैट शुड बी क्या? दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं फिर भी यहां अगर कोई लफ्ज लिखना चाहूं तो क्या लिखना चाहूंगा? इसको समझाने के लिए क्या करें जी? लिखें। आपने केमिस्ट्री का जुमला क्या लिखा था? आपने केमिस्ट्री में द ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? द ड्रिफ्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिकल करंट। तो मैं वही जुमला लिखवाऊंगा, उस जुमले से देखता हूं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है या कोई फॉर्मूला डेवलप होता है। तो प्लीज एक काम कीजिए, हमने फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि बल्कि एक सेकेंड, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? हम तो केमिस्ट्री में मैटर के क्या कर जाते हैं? बहुत अंदर चले जाते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के हम किस में पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। एटम्स के अंदर हम आयंस कब बनते हैं, कौन लूज करता है, कौन गेन करता है, ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें मेटल्स के अंदर एटम्स क्या करते हैं, तो नॉन मेटल्स में एटम्स क्या करते हैं, तो नोबल गैस में एटम्स क्या करते हैं, हम ये सारी बातें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेटल के अंदर, इमरान प्लीज ये वाला दरवाजा बंद करेंगे, मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है क्या करने की? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो क्या बनाना चाहते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाना चाहते हैं। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। और उस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान में क्या डेवलप हो जाता है? एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जिस फोर्स का नाम क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। जिस वजह से ये पूरी क्रिस्टल लैटिस किस स्टेट में होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। लेकिन हाँ, कौन मूव कभी भी नहीं कर सकता? पॉजिटिव आयंस कभी भी मूव। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड। मतलब क्या है? दे आर फ्री टू मूव ओनली इफ क्या? ओनली इफ द वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी को फोर्स प्रोवाइड करती है। किसको? बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ से पुश करती है, दूसरी तरफ से पुल करती है। तो उसका जो एक तरफ से पुश है और दूसरी तरफ से पुल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को क्या कहते हैं? सर जी, उनकी मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसका मतलब बुनियादी मसला किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मेटल्स के अंदर कि आपने इससे भी पहले, उनकी मूवमेंट से भी पहले क्या पढ़ा है? सर, उन इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ चार्ज होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जब मैंने सबसे पहली दफा एटम पढ़ा था, एटम का जब स्ट्रक्चर सीखा था, उसमें एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नाम पर। तो हमने सबसे पहले उनके क्या कैरेक्टर्स पढ़े हैं कि उनकी पोजीशंस किधर हैं, फिर उनका मास कितना कितना है, फिर उनका चार्ज। अगर आपको याद हो तो हमने 3 टेबल बनाया था एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। पहला क्या? देयर पोजीशन, कि जी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स वाज किधर? दे वर इन द शेल्स।
फिर हमने पढ़ा था उनका रिलेटिव मास कितना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन मास, दैट वाज 1 एंड इलेक्ट्रॉन वाज वेरी वेरी नेग्लिजिबल इन मास, समथिंग लाइक 1/1836 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, just 0.0005 करके. As far as charge was concerned, proton was positively charged, electron was negatively charged and neutron was neutral. तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने एक्चुअल चार्जेस लिखे थे या रिलेटिव चार्जेस लिखे थे? रिलेटिव चार्जेस लिखे थे. क्या मतलब था रिलेटिव चार्जेस का? कि एक दूसरे से कंपेयर करके लिखे थे कि जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है. क्या हमने चार्ज, अब यहां से एक मसला आता है, ये जो आपने टेबल बनाया है जिसमें आप पहले तो उसकी पोजीशन समझा रहे हैं, चलो पोजीशन समझा रहे हैं, तो पोजीशन तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, पोजीशन तो पोजीशन है. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास समझा रहे थे, तो मास क्या चीज होती है भाई? बताओ जी, मास क्या होता है? सर मास तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है. क्या होती है? मास तो एक, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की फिजिक्स समझा रहे थे कि जी इसका फिजिक्स में मास कितना है. लेकिन एक मसला आपने फिर भी वहां पे किया, क्या आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक्चुअली समझा रहे थे? क्या केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक्चुअल मास लिखा हुआ है? क्यों एक्चुअल क्यों नहीं लिखा हुआ? वो 1 और 1 उसका एक्चुअल मास है? नहीं है जी सर, वो 1 तो बस रिलेटिव मास है. रिलेटिव मास का मतलब क्या है कि अगर प्रोटॉन 1 होगा तो न्यूट्रॉन भी 1 होगा. अब 1 क्या? फिजिक्स तो कहती है भाई कि एनी क्वांटिटी इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अलोंग विद अ यूनिट. क्या जनाब साहब? कि जब तक आप किसी मैग्नीट्यूड के साथ क्या नहीं लगाते, यूनिट नहीं लगाते, तब तक आप उसका एज अ क्वांटिटी उसको एक्सप्लेन, आपने वहां यूनिट लगाई भी? आपने जब वो टेबल बनाया था तो रिलेटिव मास वाला कोई यूनिट लिखी भी? नहीं लिखी आपने वहां. वैसे मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी. तो कैन यू एक्सपेक्ट कि प्रोटॉन का मास कुछ केजीज होगा? बेटा वो तो केजी तो बहुत बड़ी चीज होती है. केजी में तो करोड़ों, अरबों, खरबों, पता नहीं कितने प्रोटॉन्स होंगे, यू कैन नेवर इमेजिन. ठीक है, तो प्रोटॉन का साइज चलो केजी से छोटा कर लेते हैं, ग्राम्स. ग्राम्स में होगा? नहीं सर, ग्राम भी बहुत बड़ी चीज है, प्रोटॉन तो बहुत छोटी चीज है. मिलीग्राम, वो भी बहुत बड़ी चीज है. किसके मुकाबले में? प्रोटॉन के मास के मुकाबले में. माइक्रोग्राम, सर छोड़े, यहां से आगे वाले आप माइक्रो, नैनो, एम्टो, फेम्टो नहीं बोलें तो इतने तो प्रीफिक्सेस हमारे सिलेबस में ही नहीं है. नहीं, बोल तो दिए हैं, बोलने तो हैं, लेकिन बोलने के बाद ये बताना है कि हमारे सिलेबस में नहीं है. तो इतनी छोटे मास का तो जिक्र करना ही नहीं था, तो क्या करना था? अब अगर इतना छोटा तो क्या करता? फिर एक तरीका इजाद हो गया. क्या छोड़ो यार, केमिस्ट्री में उनके एक्चुअल मास की जरूरत ही नहीं है. केमिस्ट्री अलग होती है, फिजिक्स अलग होती है. ऐसे ही है ना, केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है. तो केमिस्ट्री में वो क्या कहते हैं कि जनाब साहब, सर जी क्या जरूरत नहीं है उसके एक्चुअल मास बताने की जरूरत, जस्ट कंपेयर कर दें. क्या कंपेयर कर दें? क्या कंपेयर करें कि एक का मास कितना है और दूसरे का मास कितना है? तो हमने क्या कंपेयर किया कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट बराबर है इन द मास, बट इलेक्ट्रॉन मास के हिसाब से कितना था? बहुत कम था, हमने इग्नोर मार दिया. ऐसे ही है. और दूसरी चीज क्या डिस्कस की थी? चार्ज वाली. अब चार्ज भी आज आप देखेंगे कि चार्ज क्या है. जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि चार्ज भी एक क्या है? बेटा चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, अब चार्ज जो फिजिकल क्वांटिटी है, आप देख सकते हैं ये बेस वाली साइड पे तो लिखी नहीं है. ये किधर लिखी है? ये तो ड्राइव वाली साइड पे लिखी है. हालांकि दिस इज द वेरी बेसिक कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स. असल में तो सबसे बेसिक कैरेक्टर ये वाला है. करंट तो तब होगा जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे. तो क्या होगा? तो उनका करंट डेवलप होगा. लेकिन बहरहाल पहले क्या है, बाद में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में क्या है, वो एक अलग बहस है. केमिस्ट्री एक अलग दुनिया है और फिजिक्स एक अलग दुनिया है. केमिस्ट्री में पहले क्या डिस्कवर हुआ, बाद में क्या डिस्कवर हुआ, फिजिक्स में पहले क्या डिस्कवर हुआ, बाद में क्या डिस्कवर हुआ, उसका सेम होना जरूरी नहीं है. फिजिक्स का सीक्वेंस और केमिस्ट्री का सीक्वेंस अलग अलग है. लेकिन केमिस्ट्री का जिक्र क्यों हो रहा है? बिकॉज केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है? हमने पार्टिकल्स पढ़ लिए हैं, हमने एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स वाला लेवल भी देख लिया है,
हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला लेवल भी देख लिया है, हमने कैटाइन, एनाइन का भी पता है, हमें मेटल, नॉन मेटल और नोबल गैस की भी पता है, हमें पता है कि कौन से वाले कंडक्टर्स हैं, कौन से वाले कंडक्टर्स नहीं है, किन में से इलेक्ट्रिकल करंट मूव कर सकता है, किस में से मूव नहीं कर सकता, बैटरी किस वायर के साथ लगाओगे तो करंट लगेगा, किस का लगाओगे तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है, किसका वायर, किस वायर के साथ बैटरी लगाएं तो करंट लगेगा जी, मेटालिक के साथ, किसका, हाँ, अगर प्लास्टिक या वुडन या किसी भी नॉन कंडक्टर वाली वायर बना लें, उसके इर्द गिर्द बैटरी लगा दें तो क्या होगा सर जी, कुछ भी नहीं होगा। अब ये मेटल वाले में क्या था सर, वहां ना उसके स्ट्रक्चर में कुछ मसला था। क्या मसला था, वो क्रिस्टल लैटिस किसकी थी, पॉजिटिव आयंस की, देवर इन द क्या, देवर इन द सी ऑफ फ्री मोबाइल डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कुड मूव फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल, एंड नाउ उसकी मूवमेंट की फिर एक केमिस्ट्री है और उसकी मूवमेंट की एक फिजिक्स है। मुझे उसकी मूवमेंट की केमिस्ट्री पे अभी बात नहीं करनी, मुझे उसकी मूवमेंट की फिजिक्स पे बात करनी है। तो बेसिकली मूव कर कौन रहा था ये बताइए जनाब, मूव कौन कर रहा था, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका ओरिजिनली होता क्या है, उनके साथ एक कैरेक्टर क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्या जुड़ा जी, तो ये उनका कैरेक्टर है। अब जब वो मूव करते हैं, एक तो उनका मूव करें ना करें, उनके पास क्या है, उनका एक इलेक्ट्रिकल चार्ज है ही है। जब मूव करेंगे तो उसको क्या कह देंगे हम, उसको हम क्या कह देंगे सर जी, उसको नाम इलेक्ट्रिकल करंट कह देंगे, ठीक है। अब यहां से हम इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए फार्मूला बनाएंगे या इलेक्ट्रिकल करंट के लिए फार्मूला बनाएंगे, ये एक बहस डेवलप होती है। आपको मालूम है कि एक सब्जेक्ट से बात को निकालकर दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, ठीक है। एक सब्जेक्ट में पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है और दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बात तो कॉमन है। हीट और टेम्परेचर में तो बहुत कुछ कॉमन था ना, हीट और टेम्परेचर में क्या किया था हमने सर जी, वो तो पढ़े ही इकट्ठा, फिजिक्स और उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल हमने इकट्ठी पढ़ी। लेकिन अब इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल चार्ज की फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा देर तक इकट्ठी पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैंने आपको एग्जांपल्स केमिस्ट्री की दे दी हैं कि वहां हम क्या पढ़ते हैं, वहां केमिस्ट्री में क्या है, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में क्या है, एटम्स, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक बेसिक कैरेक्टर है क्या, चार्ज। क्या है उनका चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। और अगर आप रिलेटिव टू प्रोटॉन देखेंगे तो इफ प्रोटॉन इज +1 देन इलेक्ट्रॉन इज -1। लेकिन एक और मसला है, 1 सेकेंड, फिर क्या मसला है, +1 क्या, कोई यूनिट बताइए आपने इसके साथ। जैसे मैथ्स में आपने क्या कहा था, प्रोटॉन का मास इज 1, न्यूट्रॉन का मास इज 1, इलेक्ट्रॉन का मास इज 1/18 समथिंग। क्या वो सही समझा रहे थे, वो रिलेटिव समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे, विदाउट यूनिट अगर समझाएं तो क्या होता है, वो रिलेटिव टू ईच अदर होता है। फिजिक्स वाला क्या कहता है, कहता है भाईजान मुझे रिलेटिव चीजें नहीं चाहिए, मुझे पूरी पूरी वैल्यूज चाहिए, पूरी पूरी क्या वैल्यूज चाहिए, कहते मुझे कोई भी क्वांटिटी बताओगे, प्लीज सुनो जरा, मुझे कोई भी क्वांटिटी बताओगे तो उसका अकेला मैग्नीट्यूड कभी भी मत बताना। क्या बताना, उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लाजमी लगा के बताना। ऐसे ही है ना, फिजिक्स का यही स्टाइल है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के साथ उसका चार्ज बस -1 बताना पड़ेगा, नहीं जनाब साहब, मुझे उसके साथ चार्ज की कोई ना कोई यूनिट लगानी पड़ेगी। चार्ज की यूनिट लगाने से पहले मुझे चार्ज समझाना पड़ेगा। चार्ज की केमिस्ट्री सीखी है आपने अभी तक कि कौन होता है पॉजिटिव और कौन होता है नेगेटिव। अब हमें चार्ज की क्या सीखनी है, फिजिक्स सीखनी है। और चार्ज की फिजिक्स सीखने का स्टाइल वैसा नहीं होगा जैसा केमिस्ट्री में था। यहां मुझे पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेस्ट नहीं होगा, यहां मुझे किस चीज में इंटरेस्ट होगा, यहां मुझे उसकी फॉर्मूले में इंटरेस्ट होगा, यहां मुझे उसके सिंबल में इंटरेस्ट होगा, यहां मुझे उसके इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट होगा, यहां मुझे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है कि प्रोटॉन की वजह से इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, यहां मूव इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं कि प्रोटॉन्स कर रहे हैं इसमें भी मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा यार। सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, आप यहां केमिस्ट्री ना सुनाएं हमें, फिजिक्स में प्योर फिजिक्स की बात होगी। लेकिन मैं रेफरेंस किसको दूंगा, रेफरेंस तो मैं क्या करूं, मैं ही केमिस्ट्री का टीचर हूं आपका, तो केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ाई हुई है, मैं क्यों ना वहां से रेफर करूं। ठीक है, या तो होता ना केमिस्ट्री के टीचर अलग होते हैं, फिजिक्स के टीचर अलग होते हैं, तो उनका फिर कोई और ही स्टाइल होता। ठीक है,
मेरा तो फिजिक्स भी मैंने पढ़ानी है, केमिस्ट्री भी मैंने पढ़ानी है। मैंने केमिस्ट्री में पहले से आपको इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाए हुए हैं, मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी पढ़ाए हुए हैं, मैंने उनकी मूवमेंट भी समझाई हुई है, तो मैंने तो वहां भी एक तरह से फिजिक्स पढ़ाई हुई है। मैंने तो बैटरी केमिस्ट्री में लगाई थी जाकर, चलो जी ये बैटरी लगेगी, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, वो आगे नेगेटिव से खिसक जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। हमने तो एक वर्कशीट में एक सवाल भी था कि इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू इलेक्ट्रॉन्स। याद आ रहा है, किसी वर्कशीट में सवाल था कि बैटरी लगी होगी तो क्या होगा, सर वो इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे, वो पीछे से और इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, आगे इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे। हाँ, कौन मूव नहीं करता था, वो जो बैटरी, वो जो वायर के अंदर crystal lattice of the positive ions, they were in their fixed positions, they were not moving. The only particles that were moving were क्या, electrons. तो basically इसीलिए लफ्ज क्या है, इलेक्ट्रिकल। क्या लफ्ज है, ये लफ्ज इलेक्ट्रिकल आया है ना, पता कहां से आया है, इलेक्ट्रॉन से आया है। अब इलेक्ट्रिकल के साथ चार्ज लगा दें तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल के साथ करंट लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जाती तौर पर क्या होगा, केमिस्ट्री की चीज है। क्या चीज है भाई, हाँ, उसका चार्ज कितना है, उसका करंट कितना, उसकी वजह से करंट कितना है। अब वो अकेला जा रहा है कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस इसमें इंटरेस्ट है कि जो जा रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट कितना है और उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज के तौर पर मैंने कैसे तस्वुर करना है या कैसे ट्रीट करना है। तो देखते हैं जनाब साहब, मैंने क्या बात डेवलप करनी है क्या नहीं। यहां मैंने क्या डेवलप किया, मैंने कहा इट्स अ बेस क्वांटिटी दैट शुड बी क्या, इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। लेकिन अब इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने के लिए मैं यहां क्या लिखवाना चाहता हूं, इससे पहले कि यहां कुछ लिखवाऊं, एक काम करें, जरा यहां आ जाएं। इलेक्ट्रिकल करंट के बाद अगर आपने इलेक्ट्रिकल चार्ज लिखा हुआ है, मुझे इसके बारे में भी कुछ बता दें जरा, क्या पूछूं इसके बारे में। ये भी क्या है सर, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, कॉलम जी बना रहा हूं, एक तरफ मैंने इलेक्ट्रिकल करंट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मैंने इलेक्ट्रिकल चार्ज लिखा हुआ है, तो मैं भी दोनों को कॉलम्स की तरह बना रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा था मैं कॉलम्स की तरह पढ़ाऊंगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मेरी गलती नहीं है, मैंने पहले बोला होगा आपको, ठीक है जी। आधी क्लास ने कॉलम्स की तरह बनाया हुआ है, अच्छा फिर मैं दोबारा इधर आ जाऊंगा, फिर क्या करोगे आप, इधर से कॉलम बना लो, इधर कॉलम बना लो, अब इधर से नीचे चले जाना, यहां से चार्ज की बात कर लो। सुने जरा, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी, तो वंस अगेन फिजिकल क्वांटिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, दैट कैन बी मेजर्ड। इसको मेजर करने के लिए, अच्छा वैसे दो बातें हैं, या तो मेजर होता है या कैलकुलेट होता है। क्या होता है, कुछ चीजें मेजर होती है किसी इंस्ट्रूमेंट से और कुछ चीजें फिर कैलकुलेट होंगी किसी फॉर्मूले से। क्या होगा जनाब साहब, तो एक काम करें, मैं यहां क्या लिखूंगा, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, और क्या, वहां भी का फिजिकल क्वांटिटी, वहां भी का फिजिकल क्वांटिटी। यहां का मेजर होगा बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज एमीटर, वहां का मेजर नहीं होगा, कैलकुलेट होगा बाय अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मैं समझाता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर इसका कोई फॉर्मूला है तो फिर क्या होना चाहिए, इसको तो बेस नहीं, इसको तो डिराइव्ड क्वांटिटी होना चाहिए। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, इधर से अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाली बात डेवलप करते हैं और उधर फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही करेंगे ना। मुझे बताएं सबसे पहली बात क्या लिखूं, दोनों टॉपिक्स का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का या इलेक्ट्रिकल करंट, दोनों वर्ड्स का जो लफ्ज इलेक्ट्रिकल है, द वर्ड इलेक्ट्रिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। तो काम करें, पेज के हेडर पे जाएं, पहले प्लीज पेज के हेडर पे जाएं, वहां लिखें मैंने करंट पढ़ाना है, मैंने चार्ज पढ़ाना है। कहां से पढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल करंट है या इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो बेसिकली क्या लिखें, पेज के हेडर लिखें द वर्ड इलेक्ट्रिकल। कहां से निकाला गया, द वर्ड इलेक्ट्रिकल इज डिराइव्ड, बोले डिराइव्ड, बोले इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, इज डिराइव्ड, या द वर्ड इलेक्ट्रिकल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ये लिखिए, द वर्ड इलेक्ट्रिकल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल का वर्ड कहां से आ रहा है, इट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। द वर्ड इलेक्ट्रिकल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन।
इस ड्राइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन भी ठीक अंग्रेजी है, गलत नहीं है, लेकिन ड्राइव्ड का मतलब हमारा कुछ और होता है, ये वो मतलब नहीं है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है। बस क्या है कि लफ्ज निकला कहां से है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, अ नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। एक काम लिखा, क्या लिखा, द वर्ड इलेक्ट्रिकल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ब्रैकेट में लिखें नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। बल्कि सिर्फ नेगेटिवली चार्ज नहीं है, तीन कैरेक्टर हैं उसके, क्या क्या, वो नेगेटिवली चार्ज है, फिर वेरी लाइट इन मास है, और शेल्स में क्या होता है, नहीं इतनी केमिस्ट्री क्यों सुनाऊं, वो काफी है। क्या लिखा, नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, इतनी बात काफी है। बाकी उसका मास बहुत कम है, उसकी पोजीशन शेल्स में है, पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में कितने हैं, अब ये तो फिर बहुत ज्यादा केमिस्ट्री हो जाएगी ना। चल वापस आ रहे हैं। अच्छा तो 2 बातें हो गई, इलेक्ट्रॉन से लफ्ज निकला है हमें मालूम है कि वर्ड इलेक्ट्रिकल कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मूव करे या ना मूव करे उसका कोई ना कोई चार्ज है, हमने पढ़ा है रिलेटिव वाला, जस्ट नेगेटिवली चार्ज। अब वो चार्ज की का फॉर्मूला क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो असल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये मेरा सिलेबस नहीं है। अब यहां तो जब मैं शिफ्ट मारने लगा हूं, प्लीज सुने जरा। एक तरफ फीलिंग ये आती है कि पढ़ना कैसे चाहिए था, ऐसे पढ़ना चाहिए था कि सर जी आपने चूंकि केमिस्ट्री का जिक्र कर दिया है, आपने एटम का जिक्र कर दिया है, आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जिक्र कर दिया है, आपने इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर दिया है, उनके रिलेटिव चार्जेस का जिक्र कर दिया है, तो शायद अब आप उनके एक्चुअल चार्जेस का जिक्र करेंगे। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर ली है कि उसका चार्ज -1 है और वो रिलेटिव है, एक्चुअल नहीं है, तो आप क्या पढ़ाना चाहिए आपको सर जी इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज पढ़ाना चाहिए कि उसका एक्चुअल में चार्ज कितना है। वो इतनी अजीब सी वैल्यू है, ये इतनी मुश्किल वैल्यू है जो मैं O लेवल में नहीं पढ़ाना चाहता। हाँ, मैं जब A लेवल में जाऊंगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल चार्ज है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको सुन के ही सर में दर्द हो गया होगा, तो एक काम करें, इस लफ्ज को जो मैंने बोला है, अल्लाह ने 2 कान दिए, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, तो मैं ये नहीं पढ़ाना चाहता। मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, मैं शिफ्ट मारना चाहता हूं किधर, केमिस्ट्री के स्टाइल से फिजिक्स के स्टाइल में। और फिजिक्स का स्टाइल क्या कहता है भाई सिर्फ इतना पढ़ो, बेस कौन है, ड्राइव्ड कौन है, बेस को बोलो इसको मेजर कैसे करेंगे, ड्राइव्ड को बोलो इसका फार्मूला क्या है। हाँ, बहुत बड़ी साइंस निकालनी है, हल्का फुल्का इतना पता तुम्हें जरूर होना चाहिए कि इसकी केमिस्ट्री से कोई ना कोई ताल्लुक है, इलेक्ट्रॉन वाली केमिस्ट्री से कोई ना कोई ताल्लुक है। जितना ताल्लुक था उतना सुना चुका हूं मैं, जितना ताल्लुक था उतना ताल्लुक में बच्चों आपको सुना चुका हूं। अब फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में प्योर केमिस्ट्री से सारी कहानी डेवलप। अगर आप देखें उधर भी हमने क्या किया था, तो यदि हीट देते हैं तो क्या होता है, या स्टेट चेंज होती है, और फिजिक्स में हमने क्या फॉर्मूला बना दिया, mc डेल्टा टी। फिर उधर हीट देते हैं तो स्टेट चेंज होती है, फिजिक्स में क्या फॉर्मूला बना दिया, ml या mlf या mlv, ठीक है। तो यहां पे भी क्या करें, यहां पे भी कहते हैं चार्ज है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं कि मूविंग हैं, फिजिक्स का मैटर नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का कुछ चार्ज होता है, हाँ बिल्कुल होता है, बल्कि फिजिक्स वाला कहता है हम तो इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज। फिजिक्स वाला क्या कहता है, मैं तो इलेक्ट्रॉन का लफ्ज इलेक्ट्रॉन के तौर पर पढ़ूंगा ही नहीं, मैंने तो पार्टिकल्स पढ़ाने ही नहीं, मैंने तो पढ़ानी है क्वांटिटीज। क्या पढ़ानी, क्वांटिटीज पढ़ानी है। तो कहते हैं जनाब साहब अगर क्वांटिटीज पढ़ानी है तो मैं तो इलेक्ट्रॉन भी जब आएगा ना कहूंगा इट इज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या कहूंगा, और अगर मूव कर रहा होगा तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मूविंग। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन का वर्ड कहां इस्तेमाल हो रहा है, केमिस्ट्री में। फिजिक्स वाला क्या कहता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन को देखा तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगा उसको, इट्स अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जब मूव करेगा तो मैं क्या कहूंगा, द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज मूविंग, सो व्हाट इज देयर, सम करंट इज देयर। खैर बहरहाल जो करंट इज देयर में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फिनोमेना था, वहां जाके मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, जरा वापस आ रहे हैं इस कॉलम में, क्या लिखना है यहां पे, वो जुमला जो केमिस्ट्री में लिखा था वहां से आगे निकालूंगा। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery is termed as electrical current.
वैसे वहां था ड्रिफ्ट मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट थी? द ड्रिफ्ट मूवमेंट of electrons from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. The drift movement of electrons from the negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery is termed as electrical current. क्या बोला जी हमने? पहली बात क्या चल रही है? मूवमेंट की बात हो रही है। द ड्रिफ्ट मूवमेंट की बात हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात हो रही है। फ्रॉम क्या? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी की बात हो रही है। बैटरी की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इट इज टर्म्ड एज क्या? इलेक्ट्रिकल करंट। What is it? It has a charge. Okay. मूवमेंट जब मैं अगला चैप्टर बनाऊंगा, अभी कल या परसों से मैं अपना नया चैप्टर पढ़ाने लगा हूं जी, मूवमेंट वाला, काइनेमैटिक्स वाला, जिसमें कोई बंदा मूव करेगा या गाड़ियां मूव करेंगी, या बल्कि अभी से देख लेंगे इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, कुछ भी चीज मूव करेगी। जब मैं प्रॉपर्ली मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो आप वहां देखेंगे सर जी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पढ़ाना है, मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो वो कहते थे पहले बच्चों को मूवमेंट पढ़ा दो, पहले गाड़ियों की मूवमेंट समझा दो, पहले नॉर्मल डिस्टेंस समझा दो, डिस्प्लेसमेंट समझा दो, स्पीड समझा दो, वेलोसिटी समझा दो, एक्सेलरेशन समझा दो, टाइम से डिवाइड करना समझा दो। बाद में कहीं जब उसको टाइम से डिवाइड करने के सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएं, फिर वो इधर भी टाइम से डिवाइड करके उसको कुछ समझा देना। जब भी कोई चीज मूव करती है, वो चीज बाद में मूव करती है, वक्त हर वक्त क्या हो रहा होता है? वक्त हर वक्त मूव हो रहा होता है। आई होप आपको याद होगा, मैंने जब टाइम पढ़ाया था, मैंने कहा टाइम क्या है? टाइम किसी के कंट्रोल में नहीं है, टाइम खुदा के या कुदरत के कंट्रोल में है। वो सूरज और जमीन की जो आपस की रिलेटिव मोशन है, वो हर वक्त हो रही है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दुनिया में कुछ और अदर देन जमीन और अदर देन सूरज मूव करेगा, तो हम उसको, उसकी मूवमेंट को टाइम के साथ लाजमी क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे जनाब साहब? टाइम के साथ लाजमी कंपेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहां इलेक्ट्रिकल करंट में क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, उसको टाइम के साथ क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। और उस कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे? उस कंपैरिजन को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहेंगे। तब एक काम कीजिए, ये तो आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी है, मैं इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं। प्लीज लिखिए फिजिक्स। द फिजिक्स डेफिनेशन इज, in physics it is defined as, ये लिखें, in physics the electrical current is defined as, in physics the electrical current is defined as, बेशक ये जो केमिस्ट्री वाले बच्चे भी 2-3 आए हुए हैं, आप भी थोड़ा सुन लीजिए कि मैं टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री के साथ भी थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है। हालांकि मैंने वहीं से कब से इनको रेफरेंस दे रहा हूं, तो आप भी अगर सुने तो केमिस्ट्री के लेक्चर ही है एक तरह से, प्लीज ध्यान दीजिए साथ साथ। केमिस्ट्री में हमने क्या कहा था? जस्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखना नहीं है, केमिस्ट्री वालों ने सब सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। डन हो गया। फिजिक्स में मैं क्या कह रहा हूं? मैंने कहा था मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्लेस करूंगा चार्ज के साथ। मूवमेंट का मतलब है टाइम लेकर आऊंगा, कहीं टाइम के साथ उसको रिलेट करूंगा। ठीक है जी। द रेट ऑफ क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिफाइंड एज क्या जी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो ऑफ, दोबारा सुनिए क्या लिखा जी? डिफाइंड एज, मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं। क्या जनाब साहब? डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। आगे ब्रैकेट में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
लो जी, हमने क्या लिखा? इन फिजिक्स द इलेक्ट्रिकल करंट इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज द व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जुमला सही तरह से समझाना आज का मेरा टारगेट है, ठीक है? देखते हैं कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। पहला लफ्ज क्या लिखा है इसमें? रेट। क्या लिखा है भाई? बताइए ये लफ्ज कहां से निकला? हाथ खड़ा करेंगे। रेट का लफ्ज क्या होता है अब्दुल्ला बाबर? व्हाट रिमेंबर द वर्ड रेट? एक लफ्ज बोले यहां किसी ने? हाँ, वो एक और भी लफ्ज रेशो किसी ने बोला है। बच्चों आप लोगों ने मैथ्स में नहीं पढ़ा रेशो, रेट, प्रोपोर्शन पढ़ा है? तो रेशो और रेट क्या होता है? रेशो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, और रेट क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मैथ्स की बात कर रहा हूं। वहां रेशो और रेट क्या होता था? दो चीजों को डिवाइड करते थे। सिमिलर चीजों को डिवाइड करो तो क्या होता है? रेशो। डिफरेंट चीजों को डिवाइड करो तो क्या होता है? रेट। तो मैं किसको किससे डिवाइड करने लगा हूं? फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज। किसको डिवाइड करने लगा हूं जी? सर इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिवाइड करने लगा हूं। किससे? किससे जी? टाइम से। इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिवाइड करने लगा हूं किससे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लो जी, इसकी डेफिनेशन में क्या निकला? एक वर्ड रेट, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, फिर टाइम। तो कौन बात लिखिए? लिखिए जी। और डेफिनेशन नंबर 2, रेट की जगह क्या लिखने लगा हूं? कंपैरिजन। इज द कंपैरिजन ऑफ, इट इज द कंपैरिजन ऑफ, is the comparison of the flow of electrical charge with respect to time. अगली डेफिनेशन क्या लिखे? It's the comparison of, पहले का rate of flow of electrical charge with respect to time, क्या लिखवा रहा हूं? The what? The comparison of flow of electrical charge with respect to time. ओके, तो मैंने किस लफ्ज को किससे रिप्लेस किया है? यू कैन सी मैंने रेट का लफ्ज किससे? कंपैरिजन से रिप्लेस किया है। बाकी मैंने डेफिनेशन में तब्दीली नहीं लाई हुई। वहां भी इलेक्ट्रिकल चार्ज, यहां भी इलेक्ट्रिकल चार्ज, वहां भी टाइम, यहां भी टाइम। अब कंपैरिजन को क्या करूं? कंपैरिजन प्लस करने को बोलते हैं, माइनस करने को बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, कि डिवाइड करने को बोलते हैं? डिवाइड करने को बोलते हैं। तो कौन सा लिख दूं? इट्स द डिवीजन ऑफ क्या? इट इज द डिवीजन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिखेंगे द डिवीजन ऑफ क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप मुझे लगता है कि मैं रेट से कंपैरिजन, कंपैरिजन से डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या है? सर जी सीधा सीधा मतलब है डिवाइड करें पकड़ के। किसको किससे डिवाइड करूं? है जी, किसको किससे? आप देख सकते हैं यहां मैं फॉर्मूला बनाने के एंड तक पहुंच गया हूं। यहां मैंने बड़ी साइंस मारी है। यहां मैं प्रोपोर्शनैलिटी से फार्मूला नहीं बना रहा। यहां मैं लफ्ज का क्या किया है? मैंने एक मीनिंग डेवलप किया है। उस मीनिंग से क्या कर रहा हूं? फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यहां मैंने डिवीजन की बात कर ली, वंस अगेन वही इलेक्ट्रिकल चार्ज और टाइम। तो किसको किससे डिवाइड करूं? आई थिंक इलेक्ट्रिकल करंट निकालने के लिए मैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को टाइम से डिवाइड करूंगा। इलेक्ट्रिकल करंट निकालने के लिए मैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को टाइम से डिवाइड करना चाहूंगा। ये मेरा पहले कॉलम की आखिरी बात है जी, पहले कॉलम की आखिरी बात है। हाँ तो यही है, मुझे मालूम। मैं उधर ही थोड़ी देर सब्र करें, मैं उधर ही पहुंचता हूं। उनका सवाल सुन ले यार। वो कहते हैं सर जी ये क्या किया आपने? इलेक्ट्रिकल करंट तो कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी है।
कहे सर बेस क्वांटिटी का तो फार्मूला होता ही नहीं है। सही कह रहे हैं, तो क्या करूं फिर? ये बेस क्वांटिटी का फार्मूला नहीं है, अच्छी बात नहीं है। टाइम को यहां से वहां जाकर क्या कर दूं? मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये किसका फार्मूला है? ये तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का फार्मूला है। किसका फार्मूला है भाई? तो उसको दूसरे कॉलम में लिख देता हूं। क्या लिखना है? अब मेरी मर्जी बेटा, मैं जहां से मर्जी फार्मूला निकालूं। मैं प्रोपोर्शनैलिटी इसको यूज करके फार्मूला निकालूं, या पहले किसी का मीनिंग लिखकर उस मीनिंग में से फार्मूला निकालूं। मैंने वहां से फार्मूला निकाल दिया है, बच्चे ने मेरी गलती पकड़ ली, कहता सर ये क्या किया आपने? फार्मूला तो बेस क्वांटिटी का होता ही नहीं है, फार्मूला तो किसका होता है? तो सही कह रहा है, मैंने कब कहा वो गलत कह रहा है? तो मैं क्या करूं? उसकी बात को कैसे उसकी बात को कैसे इन्वॉल्व करूं? सर टाइम यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई करें। सब्जेक्ट किसको बनाएं? आपको याद है ना, एक फॉर्मूला था वेट का। सबसे पहले हमने वेट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? वेट इज इक्वल टू mg। वैसे अगर आप सोचें तो अगर मैं वहां m की जगह लिखता w/g, किसी को एतराज है? लिख तो सही रहा हूं। ये लिखने के बाद क्या कहता? जी उधर जरब कर लो, फिर दोबारा क्या बन जाता? किसी को मसला है भाई? ये तो अब पढ़ाने का स्टाइल है कि आप पहले किस बात को डेवलप करते हैं, बाद में किस बात को डेवलप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो क्या होता है, डेंसिटी का एक फॉर्मूला था, क्या? मास ओवर, अगर मेरे को नहीं, मैंने पहले पढ़ाना था मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो सही है गलत है? तो सही है। पर यहां ये पहले पढ़ाकर इसमें से डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लो, क्या होता? मास ओवर वॉल्यूम। ये तो सब्जेक्ट बनाने की गेम है कि पहले किसको सब्जेक्ट बनाना है, बाद में किसको सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं वहां क्या कर रहा हूं, मैंने वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट को फॉर्मूला उसका बना दिया है। अब इन्होंने एतराज क्या किया कि सर जी इलेक्ट्रिकल करंट तो बेस क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं इनके एतराज को दूर कर देता हूं। मैं इधर ही इसी फॉर्मूले में से कहता हूं जी ओके गलती हो गई कि मैंने इलेक्ट्रिकल करंट का फॉर्मूला बना लिया है। मुझे किसका फॉर्मूला बनाना चाहिए? इलेक्ट्रिकल चार्ज का फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो उसके लिए अब क्या करूं? वो जो टाइम वहां डिवाइड हो रहा है तो जाकर क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। कर देता हूं, इधर आ जाए। इट्स अ ड्राइव क्वांटिटी, तो इट हैज अ फॉर्मूला। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला मैं प्रोपोर्शनैलिटी से ड्राइव नहीं करूंगा। कहां से ड्राइव करूं? मैं वहां से ड्राइव कर चुका हूं। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? उस फॉर्मूले में से इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करना चाहिए? मतलब टाइम से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इलेक्ट्रिकल चार्ज को सब्जेक्ट बनाना चाहिए। तो कैसे सब्जेक्ट बनाऊं? देखिए जी, मेक व्हाट? इलेक्ट्रिकल चार्ज, बल्कि एक सेकेंड, ऐसे नहीं, उधर से यहां आ जाए। इधर लिखें जी इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज ओवर क्या? ओवर टाइम। ये फॉर्मूला वहां से उठाया हमने, यहां पर इधर लेके जाएं जी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू क्या? इलेक्ट्रिकल करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये लो भाई, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब एक सवाल पूछूं आपसे, डिफाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज। बताओ जी, हाथ खड़ा करें। डिफाइन द इलेक्ट्रिकल चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? वहां दो चीजें डिवाइड हो रही थी, तो वर्ड क्या यूज किया था आपने? रेट या कंपैरिजन या डिवीजन। यहां क्या हो गया है? यहां टाइम, जो आपने वहां टाइम डिवाइड कर रहे थे, इधर क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? क्या होगा जी? वो इलेक्ट्रिकल करंट और टाइम आपस में आपने मल्टीप्लाई करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो कैसे डिफाइन करूं? इट इज डिफाइंड एज क्या? ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड टाइम। ठीक है जी, electrical charge is hence defined as electrical charge is defined as the product of electrical charge is defined as the product of क्या electrical current and क्या defined as the product of electrical current and
टाइम, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड टाइम। इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। आपको मालूम है कि क्या बोलते हैं उधर इसका सिंबल्स क्या है? वैसे सिंबल अभी तक नहीं पढ़े। टाइम का सिंबल क्या था? टी। ये इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल क्या है? आई। इलेक्ट्रिकल चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। क्यों पूछ रहा हूं? क्यों? चार्ज तो CH से चार्ज होता है। इसका सिंबल, चलो करंट का सिंबल आई है, उसकी तो वजह है हमें वो आई वाला, दर्द वाला आई, ठीक है। लेकिन ये चार्ज का सिंबल क्यू है, इसकी क्या वजह है? हाथ खड़ा करेंगे जी। जी हाँ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो बोला क्यू। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। एनीथिंग एल्स? आप में से किसी ने चिंची रिक्शा पे सफर किया है जी? किसने? आपने? आपको पता है चिंची के स्पेलिंग्स क्या है? QIN, क्यू पता नहीं क्या समथिंग लाइक। उसका चिंग जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? वो CH से, तो चिंची नहीं है, वो तो किससे है? वो तो क्यू से है। इसका क्या मतलब है? क्यू की साउंड क्या है? इट्स नॉट जस्ट क्यू, व्हाट इज इट? इट्स च। क्या जो क्यू है, जिसको आप, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। रिक्शे पे अक्सर आपने देखा होगा, क्या लिखा है? रीड दिस, किंकी? नो, इट्स चिंची। तो व्हाट इज इट? इफ दिस इज चिंची, व्हाट इज दिस क्यू फॉर? इट साउंड्स फॉर CH, ठीक है, च। सो चार्ज, चार्ज क्या? च फॉर चार्ज, और क्यू से भी चार्ज। तो आई थिंक यहां पे क्या करें, इसका जो सिंबल, अब ये साइंस मुझे नहीं पता भाई, मुझे ऐसी ऐसी निगाहों से ना देखें सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। मुझे पता है मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, अब अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, तो जो भी है, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू है। तो मैंने अपने दिमाग में जो इजाद की है बात, मैं वो पढ़ा रहा हूं। बाकी वो कहां से मैंने इजाद की? चिंगची। तो मैं बड़ा परेशान रहा यार, ये चिंगची है और लिखा QIN QG वो है। तो मैंने उसको बाद में जब एक्सप्लोर किया, तो ये चाइनीज वाले क्या करते हैं, ये चाइनीज वालों का जो क्यू है ना, वो च है। उनकी आवाज में च च च बहुत है, लेकिन वो लिखते कैसे हैं? क्यू क्यू लिखते हैं। चिंगची कहां से मंगाया आपने? चाइना से मंगाया ना, ठीक है। तो चाइनीज का कुछ जुबान का इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। क्या इन्फ्लुएंस है क्या नहीं है, मैंने चाइनीज लैंग्वेज भी कभी सही तरह नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे इतना पता है कि क्यू का सिंबल, ये क्यू का जो लेटर है, इसकी साउंड इज नॉट जस्ट क्यू, व्हाट इज इट? इट्स च वाली साउंड भी है। अब अंग्रेजी में है कि चाइनीज में है कि फ्रेंच में है कि जो भी है, मेरे फिजिक्स में तो है। मेरी फिजिक्स में द सिंबल फॉर चार्ज इज क्या? इट्स क्यू, ठीक है जी। अब आप इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, मेरी लॉजिक से मुत्तफिक होते हैं कि नहीं होते हैं, एंड पे आपने क्या करना है, रटा तो आपको मारना पड़ेगा कि द सिंबल फॉर चार्ज इज क्या? इट्स क्यू। एक काम करें जी, आगे जाएं। मुझे अगर इस फॉर्मूले को सिंबल्स में लिखना है तो बताएं सिंबल्स में क्या क्या है? टाइम का सिंबल T है, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का, इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल I है, इलेक्ट्रिकल चार्ज का सिंबल क्या दूं? Q। तो लिखे इस सिंबल इज स्मॉल q, इट्स सिंबल इज स्मॉल q। यहां पे भी अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आप सभी मैथ्स को बना सकते हैं, लेकिन असल में सभी कौन है? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो वहां पे भी I को सब्जेक्ट होना चाहिए या Q को सब्जेक्ट होना चाहिए? Q को। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर अब ये तो मेरे पढ़ाने का अंदाज था ना कि मैंने पहले क्या पढ़ाया, पहले करंट पढ़ाया, फिर चार्ज पढ़ाया। अगर मैं पहले चार्ज पढ़ाता और फिर करंट पढ़ाता तो किसी को एतराज होता? मैं चार्ज पढ़ाकर पहले Q इक्वल टू IT डेवलप कर लेता, फिर वहां से क्या करता? I इक्वल टू Q/T डेवलप कर लेता है जी। अगर आप गौर करें तो मैंने इधर प्रोपोर्शनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं किया, और जब मैं डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बात करूंगा तो शायद मैं वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लूं। अभी तो मैंने वर्ड्स को इस्तेमाल किया है। किसको? वो जो आपने केमिस्ट्री में डेफिनेशन लिखा ना, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल करंट। तो मैंने इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन में से इलेक्ट्रिकल के साथ क्या लफ्ज निकाला? सॉरी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज होगा। मूवमेंट का मतलब है
कि जो भी चीजें मूव करती हैं उसका टाइम का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो मैंने इस केमिस्ट्री की डेफिनेशन में से क्या किया, मैं कि जनाब साहब क्या करो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करो, मूवमेंट के हिसाब से टाइम को भी बीच में लेकर आओ, टाइम और चार्ज को आपस में क्या लो, क्या लिया मैंने वहां, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर मैंने कहा रेट क्या होता है, इज द कंपैरिजन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कंपैरिजन क्या होता है, इज द डिवीजन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिवीजन क्या होती है सर, डिवीजन तो डिवीजन होती है, अब इसको क्या समझाना है। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम। फिर किसी बच्चे ने कहा सर ये क्या किया आपने, व्हाई वुड यू मेक करंट द सब्जेक्ट। मैंने कहा ओके भाई, जैसे आप कहते हो वो कर लेता हूं। उन्होंने कहा सर मेक चार्ज द सब्जेक्ट। मैंने कहा ओके, चार्ज का सब्जेक्ट यहां बना लो, तो फॉर्मूला फॉर द चार्ज। नाउ आपकी मर्जी, आप Q इज इक्वल टू I इंटू टी याद करें या I इज इक्वल टू Q ओवर टी याद करें, हैं? अगर यहां भी कोई कहता है, कोई जरूरत लगा ले कि सर नहीं मैं तो M इज इक्वल टू W ओवर G करूंगा याद, तो मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि ये नहीं याद करते, क्या याद करते हैं, W इक्वल mg याद करते हैं। M निकालना हो तो सब्जेक्ट बना लेते हैं, वहां पे भी रो इक्वल टू m ओवर v याद करते हैं, m निकालना हो तो रो इंटू v कर लेते हैं। तो यहां पर भी याद किसको कर लें, मेरा मशवरा है कि बेहतर है कि किसको याद कर लें, चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी, उसका क्या करें, उसका फॉर्मूला याद कर लें। मैंने अगर करंट वाली कहानी पे फॉर्मूला लिख दिया है तो मैं माजरत चाहता हूं जनाब आपसे, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको एक नई चीज सिखा चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि मैं फॉर्मूला कहां से बनाऊंगा, मैं फॉर्मूला क्या कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी का डायरेक्ट ही निकाल लूं। मैंने क्या किया, पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने वो बेस क्वालिटी वाली साइड पे जाकर वहां से फॉर्मूला निकाल दिया। एंड पे किसी बच्चे ने कहा सर जी कुछ गलती नहीं कर ली, तो उस्ताद हूं ना, उस्ताद गलत भी पढ़ाए तो एंड पे क्या करता है, उसको सही कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं उस पर काटा तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, सही पढ़ाया मैंने, ठीक है। लेकिन हाँ आप कहते हैं कि उसको सब्जेक्ट बनाओ, नहीं बनाता, नहीं बनाता जी। तो आई थिंक आपका सवाल एड्रेस हो गया, आपके सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, ठीक है। यहां से आगे अब क्या करते हैं, वहां लिखा है I इज इक्वल टू Q ओवर T, यहां लिखा है Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो क्या करें, यूनिट्स, एक सेकेंड, फॉर्मूला तो हो गया ना, क्या रह गए, आई थिंक यूनिट्स रह गई हैं। यूनिट्स किस किस की क्या क्या यूनिट्स हैं, देखते हैं जनाब साहब कि किस किस की क्या क्या यूनिट्स हैं। दोनों कॉलम्स में आ रहे हैं। इधर वाले की जो SI यूनिट है मैं उधर लिखता हूं जी, ये जो बातें लिखवा रहा हूं, जो 2-3 बच्चे बैठे हैं सिर्फ केमिस्ट्री वाले, उनके लिए भी जरूरी है कि उनको भी इसका ये कम से कम इनका यूनिट्स का और फार्मूले का अंदाजा होना जरूरी है। एग्जैक्टली आप ये फॉर्मूला याद करते हैं कि नहीं करते, बट आई बिलीव कि इतनी केमिस्ट्री अगर आप फिजिक्स आती है तुम्हारी केमिस्ट्री में जरूरी है, बिकॉज केमिस्ट्री में एक और चैप्टर भी है, इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा चैप्टर है जी, उस इलेक्ट्रोलिसिस में आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी कि I इज इक्वल टू Q ओवर T है या Q इज इक्वल टू I इंटू T है। तो यूं समझिए ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस का ही हिस्सा है। बल्कि आप तो एक काम करें, केमिस्ट्री की कॉपी के लास्ट पेज पे जाएं, जो सिर्फ केमिस्ट्री वाले बच्चे बैठे हैं, बल्कि नहीं, केमिस्ट्री की कॉपी के जिस पेज पे नोट्स चल रहे हैं उसी पे जाएं, उधर ही जाएं, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे करंट ही चल रहा है शायद। चेक करें जरा, खोलें वहां पे केमिस्ट्री का पेज खोलें, क्या लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, हाँ इससे पहले वो तो मैंने आपको शीट दी थी ना, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, मेटल्स का कुछ लिखा हुआ है केमिस्ट्री में, लिखा होगा, आप पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लिखा हुआ है, हैं? कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, डक्टाइल और मेलिएबल से पहले क्या लिखा हुआ है, उससे पहले क्या लिखा हुआ है, हाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखी हुई है ना, वहां की इलेक्ट्रिकल करंट का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, और वहां के ये भी लिखा हुआ है फर्दर डिटेल इज इन द फिजिक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है उसकी फर्दर डिटेल जो मैं चाहूंगा किसी पेज पे लिखकर वहां स्टेपल कर दें। डक्टाइल और मेलिएबल के बाद नहीं लिखना बेटा, डक्टाइल और मेलिएबल का सीक्वेंस ना चेंज कीजिएगा, किसी भी रफ पेज पे लिखकर वहां स्टेपल कर दीजिएगा। ये क्या ये एक्स्ट्रा नॉलेज है सर ने जो फिजिक्स में पढ़ाया हुआ, तो नोट लाजमी कर लें, किसी भी पेज पे लिखकर केमिस्ट्री वाले बच्चे इस पेज को वहां पे स्टेपल कर लेंगे। अच्छा क्या बात होगी जनाब साहब, दो बातें हो गई, एक तरफ बात हो गई इलेक्ट्रिकल करंट की और उसके साथ बात हो गई इलेक्ट्रिकल चार्ज की, ऐसे ही है ना।
क्या बात हुई इन दोनों के बारे में कि सर आप कॉलम्स में इसलिए पढ़ा रहे थे कि इन दोनों में से एक थी क्या बेस क्वांटिटी, दूसरी थी क्या डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, तो आपने बेस वाले को वैसे तो खत्म कर देना चाहिए था कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सबको पता करंट क्या होता है। पढ़ाना सारा किधर चाहिए था? पढ़ाना सारा चार्ज वाले कॉलम में चाहिए था, वहां से फॉर्मूला डेवलप करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन आपको सुनाई हुई थी, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वहां मूवमेंट का वर्ड क्लिक हुआ, मुझे वहां इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड क्लिक हुआ। मैंने मूवमेंट के साथ कहा जी जब भी कोई चीज मूव करेगी तो टाइम के साथ तो उसको मैंने रिलेट करना ही करना है, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मैंने आपको अगला चैप्टर वो स्पीड और वेलोसिटी वाला पढ़ाना है, उसमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना था। तो मैंने यहां क्या दिया, मैंने कहा जी इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको क्या कर दो, अगर वो मूव कर रहा है तो उसके डिस्टेंस को टाइम करने से डिवाइड करने के बजाय उसके चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो। तो वहां से फॉर्मूला आ गया करंट वाला। जब करंट का फॉर्मूला आया तो मैंने क्या कहा, इसका सब्जेक्ट किसको बना दो, चार्ज को सब्जेक्ट बना दो। चार्ज को जब सब्जेक्ट बनाया तो एक ही बात थी, उधर उस तरह लिखी थी, इधर इस तरह लिखी थी। आप में से किसी के पास प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर दें। मैं तो समझता हूं वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों में से लिखने का स्टाइल ज्यादा बेहतर क्या है, किसको सब्जेक्ट टेक्निकली होना चाहिए, मैं सही है मान लेता हूं इस बात को कि डिराइव्ड क्वांटिटी को सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए Q इज इक्वल टू I इंटू टी अगर आप लिखते हैं तो आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। बहरहाल यहां पर हम आखिरी किस बात पर पहुंचे, यहां हम आखिरी इस बात पर पहुंचे, यहां पर हम इस बात पर पहुंचे हैं। ओके, अब जो अगली बात मैं करवाना चाहता हूं दैट इज द लास्ट थिंग कि सर जी फॉर्मूला आ गया, यूनिट भी आनी चाहिए। कौन सी वाली? ऐसा यूनिट ऑफ करंट, बल्कि ऐसा यूनिट लिखें सिंपल करंट की, करंट के कॉलम में तो करंट की बात ही होगी। क्या नाम है इसके साइंसदान का? एम्पेयर। एम्पेयर पूरा लिखेंगे तो छोटे ए के साथ लिखें, लेकिन सिंबल बनाएंगे तो क्या करें, सिंबल बनाएंगे तो बड़ा ए लिखें। उसके साइंसदान का नाम एम्पेयर है। 5 मिनट्स प्लीज। और इसके साइंसदान का नाम क्या है? इसके साइंसदान का नाम है कूलम्ब। कूलम्ब, COU है कि CUO है? मैम कैन यू प्लीज कंफर्म? OU, COULUMB या LOMB? LOMB, कूलम्ब। ठीक है, जो भी सिंबल है, इधर नाम लिखोगे पूरा तो छोटा सी है, लेकिन सिंबल डालोगे तो कैपिटल सी है, सिंबल डालोगे तो कैपिटल सी है। एक तरफ आ गई ऐसा यूनिट एम्पेयर वाला साइंसदान, वो भी किसी का